नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार नमन जीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं डॉक्टर अवधेश यादव आज फिलॉसफी बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। आज की क्लास में क्या क्या चीज़ें होगी उसको एक संक्षिप्त में आपको मैं बता देता हूं। पहले क्लास में मैं थोड़ा सा 5 से 10 मिनट में पूरा सिलेबस का व्यू बताऊंगा, किस तरीके से क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। आफ्टर दैट एक स्टार्टिंग पॉइंट में वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी की शुरुआत करूंगा कि वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी कैसे पढ़ा जाता है और उसमें सुकरात की नीतियाँ, सुकरात युग का शुभारंभ कैसे हुआ, इस विषय वस्तु पर चर्चा करूंगा। तो देखा जाए तो आज की क्लास में दर्शन शास्त्र के विषय में पहले तो पाठ्यक्रम के बारे में बात करूंगा, दूसरा बुक्स बीपीएससी के संदर्भ में, तीसरा वेस्टर्न फिलॉसफी स्टार्टिंग वे में कहाँ से शुरू किया जाता है, चीज़ को कवर किया जाएगा। इतना होगा मुख्य रूप से सारा क्लास के आज का। तो पहले ये जान लेते हैं कि दर्शन शास्त्र के अंतर पढ़ना क्या क्या है। शास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 फिलॉसफी पढ़ना है। पहला भारतीय दर्शन, दूसरा समकालीन भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, उसके बाद समकालीन पाश्चात्य दर्शन, इसके साथ सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी और उसके बाद रिलीजन फिलॉसफी। अब इसमें सबसे चीज़ अच्छी है ना कि फिलॉसफी का नियर अबाउट ये पोर्शन तो आप जनरल स्टडीज में ही पढ़ लेते हैं, जीएस में ही पढ़ लेते हैं, ये भी जीएस में आप पढ़ लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ें पढ़ना है। गांधी अंबेडकर को मुख्य रूप से पढ़ना है, जो टोटली जीएस का पार्ट है, उनकी फिलॉसफी आइडियोलॉजी। नया थोड़ा सा यहाँ से आता है, पूरी सिलेबस में ये नया है, यही समझना है। और उसके साथ ये भी आपको पॉलिटी के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें, करीबन इसका 80% भाग आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, 20% यहाँ से आपको नया मिलता है। ये इंडियन फिलॉसफी का नियर अबाउट भाग होता है, 30% नया सिलेबस। तो आप देखते हैं 30% यहाँ, 20% यहाँ, 20% यहाँ, इतना ही नया पढ़ना है और कुछ नया नहीं है। सारी चीज़ें आप जनरल स्टडीज़ के थ्रू आप पढ़ेंगे और सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल रहेगी, कुछ नया चीज़ें नहीं है, बस समझने का है। फिलॉसफी में पहली चीज़ ये होती है कि आप मूलभूत शब्दों को समझिए। जितना इंसान शब्दों को तोड़ के समझ लेता है, वो दर्शन के मूल भाव को समझ सकता है। अब बात आती है कि इसमें पढ़ना कैसे है। ये सिलेबस है, भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन से लेकर आपको वेदांत दर्शन तक पढ़ना है। उसमें चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, न्याय, व मीमांसा, वैशेषिक, अद्वैत, वेदांत, ये पढ़ना है। यहाँ समकालीन पाश्चात्य दर्शन, समकालीन भारतीय दर्शन में 2 चीज़ों का मेन रूप से अध्ययन किया जाता है, गांधी और अंबेडकर। गांधी और अंबेडकर को एक ही चीज़ कहा जा सकता है कि बिना गांधी के कोई भी एग्ज़ाम भारत में नहीं निकल सकते हैं। कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, मेंस का, उसमें गांधी न हो ही नहीं सकता। तो बिना गांधी का कोई भी चीज़, ना आधुनिक काल इतिहास पूरा होता है, न भारतीय दर्शन पूरा होता है। समकालीन भारतीय दर्शन कहीं ना कहीं उन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। अंबेडकर है,
स्वामी विवेकानंद, थोड़ी सी आइडियोलॉजी को जानना है, और दो तीन है उनको थोड़ा थोड़ा जानना है, लेकिन इनको थोड़ा सा विस्तार से जानना है। वेस्टर्न फिलॉसफी में यहाँ की शुरुआत यदि देखते हैं तो शुरुआत आपकी सुकरात से होती है, सुकरात से होती है और चली आती है हेगल तक। हेगल तक इसको 3 भागों में बांटकर सुकरात युग जिस पाश्चात्य दर्शन के उद्भव का आधार के रूप में माना जाता है, जहाँ सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की ये जो गुरु परंपरा है कहीं न कहीं संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन की नींव रखी, और इन्हीं के नींव पे संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन आधारित है। समग्रता में देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि पाश्चात्य दर्शन कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि प्लेटो और अरस्तु और सुकरात की बनी बनाई प्लेटफॉर्म पे बाद में जितने भी खिलाड़ी आए, जितने भी दार्शनिक आए, सबने उन्हीं को अपने तरीके से व्याख्या करके अपनी दुकानदारी चलाने का कार्य किया। कुछ नया नहीं किए, सबने उन्हीं चीज़ों को शुभ अशुभ, आत्मा परमात्मा, द्रव्य क्या है, कारणता कार्य सिद्धांत क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इन सब विषय वस्तुओं को उन्हीं के आधार पर दी हुई चीज़ों को शुरुआत किए हैं। प्लेटो से के विचार पे आधारित बुद्धिवाद शुरू होता है, अरस्तु के सिद्धांत पे बनाए प्लेटफॉर्म से अनुभववाद स्टार्ट होता है, और जहाँ बुद्धिवाद और अनुभववाद का दोनों की समीक्षा किया जाता है वहाँ है कांट आ जाते हैं। कांट की कमियों को दूर करने के लिए हेगल आते हैं। अब बात थोड़ी सी नई आती है समकालीन पाश्चात्य दर्शन में। समकालीन पाश्चात्य दर्शन में नया होने का मूल कारण ये है कि इन्होंने मूल रूप से ये बात फिक्स है कि सबने प्लेटो और अरस्तु को ही अपनाया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नया ये लोग ये कर दिए हैं कि इनकी आइडियोलॉजी में हेगल की कमियां रहीं, हेगल की जो कमियां रहे उसको तथा वैज्ञानिक आधार पर हर विषय वस्तु को देखने का कार्य किए, सूक्ष्मता में देखने का काम किए। जहाँ तार्किक भाववाद का विवरण पढ़ेंगे, विश्लेषणवाद पढ़ेंगे, अस्तित्ववाद पढ़ेंगे, ये सारी फिलॉसफी है, फिनोमिनोलॉजी पढ़ना है। 4 ही 5 मुख्य रूप से समकालीन पाश्चात्य जगत में पढ़ना है, और कुछ है नहीं। और उसको पूरी सिनॉप्सिस और माइंड चार्ट के द्वारा मैं उसको सजो दूंगा, जैसे पढ़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, एक दूसरे को जोड़ लेंगे। उसके बाद आता है सोशल और पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसका तो नियर मान के चलिए 80% चीज़ें आपको पॉलिटी में पढ़ना है, पॉलिटी के अंतर्गत ही पढ़ना है। 20% नया है तो उसको देखा जाएगा, लोकतंत्र, राजतंत्र, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। रिलीजन फिलॉसफी के अंदर मोक्ष की अवधारणा हो गई, धर्म दर्शन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, धर्म दर्शन का नीति शास्त्र के से क्या संबंध होता है, राजनीति शास्त्र से क्या संबंध होता है, अन्य एक लाइन में ये कहा जाए कि अन्य विषयों से जो संबंध होता है उसका विवरण ये प्रस्तुत करता है। आगे चलकर थोड़ा सा देखते हैं तो मोक्ष की अवधारणा आती है जो भारतीय दर्शन की मूलभूत चीज़ों से ली गई है। इसके साथ साथ थोड़ा सा आगे जब आगे हम बढ़ते हैं तो 2-3 चीज़ें नहीं आती है, जैसे धार्मिक भाषा क्या है, दैविक उपासना क्या है, उसके बाद श्रुति के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में सारी विषय वस्तुओं का विवरण किया जाता है। ये सारे सिलेबस है, संक्षिप्त में देखा जाए तो इतना ही आपको पढ़ना है। अब मैं थोड़ा सा पाश्चात्य जगत की जो फिलॉसफी है मैं उसको शुरू करूँगा, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी नियर अबाउट सब लोग पढ़ाते हैं बढ़िया से दबा के, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं जो मूलभूत हमारी धर्म संस्कृति वैदिक परंपरा से जुड़ी है, तो उसमें कुछ उस तरीके की नया नहीं है। बस उसे थोड़ा सा अपने दृष्टिकोण से आत्ममंथन के द्वारा करने पे इंडियन फिलॉसफी सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। समझने वाला मेन दृष्टिकोण होता है पाश्चात्य जगत में। पाश्चात्य जगत की अवधारणा को देखा जाए तो ये प्रतिपादित होता है कि यहाँ पे जो फिलॉसफी है इसे 2 शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, फिलो प्लस सोफिया। फिलो प्लस सोफिया लव, ये नॉलेज,
यानी ज्ञान का प्रेम का ज्ञान, मतलब कहने का कि लव स्टोरी नहीं पढ़ना है, मतलब प्रेम, लव ऑफ नॉलेज, मतलब प्रेम का ज्ञान अर्थात लव का ज्ञान नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है कि एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी विषय वस्तु जिसमें हम डूब कर हर समय उसकी मूलभूत चीज़ों को सोचते हैं। तो इस प्रकार की भाव को, नज़रिए को, सोच को, एक मानसिकता को फिलॉसफी कहते हैं। कि मूल फिलॉसफी की परिभाषा जो अरस्तु के ग्रीक दार्शनिक हुए, स्टार्टिंग में देखा जाए तो फिलॉसफी का जो क्लासिफिकेशन हो जाता है वो यहाँ से हो जाता है कि फिलॉसफी में तीन आयाम निकल के आते हैं। पहला ग्रीक दर्शन, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। यही तीन वेस्टर्न फिलॉसफी है। ग्रीक दार्शनिक में मुख्य रूप से तीन ही पढ़ना है: सुकरात, प्लेटो अरस्तु, अस्पा। याद रखने का कोड है अस्पा। ट्रिक जिसे नहीं आता है वो ट्रिक से याद करें, अस्पा के माध्यम से। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे, प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे, अरस्तु के शिष्य विश्व विजेता सिकंदर था। ये गुरु परंपरा संपूर्ण विश्व में ज्ञान की उद्भव का काल कहा जाता है। इनके बारे में तो बहुत से दार्शनिक विचारकों ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियों में बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे, अरस्तु के जैसा न तो कोई पैदा हुआ था, ना हुआ है, ना कभी होगा। क्योंकि यह न केवल फिलॉसफी के क्षेत्र में बल्कि राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, अनेक विषयों के क्षेत्र में मूलभूत स्वरूप के उद्भवकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका दृष्टिकोण बहुत व्यापक था, इनकी सोच बहुत व्यापक थी। इन्होंने अनेक सैकड़ों ग्रंथों की रचना की है। और बात ये आती है कि अरस्तु का फिलॉसफी के संदर्भ में क्या योगदान है, क्या प्लेटफॉर्म है। यथार्थता में ये कहा जाए कि वेस्टर्न फिलॉसफी के जो जन्मदाता के रूप में, फादर ऑफ फिलॉसफी के रूप में देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं ग्रीक दर्शन के महान दार्शनिक अरस्तु के बारे में कहा जाता है, जो सामान्यतः प्लेटो की कमियों को दूर करके अपने सिद्धांत का नींव रखे थे। और प्लेटो वही प्लेटो है जो सुकरात के शिष्य हैं। सुकरात पढ़े लिखे नहीं थे। पहली चीज़, सुकरात को कैसे पढ़ेंगे, और मैं सारे फिलॉसफी में सारे टॉपिक को कैसे पढ़ाऊंगा वहाँ पे भी संक्षिप्त विवरण दे दूंगा। इससे पहले, सुकरात से पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जानना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि फिलॉसफी में कुछ टर्म्स हैं, शब्द हैं, उनको जो समझ लिया उसके लिए दर्शन आसान हो गया, और जो नहीं समझा उसके लिए दर्शन सरदर्द हो जाता है। तो पहला दो चीज़ होता है, ये तत्व मीमांसा और दो मीमांसा। दर्शन की दो आँख हैं, जैसे चश्मे की दो आँख हैं वैसे ही दर्शन की दो आँख हैं। तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, दो आँखें हैं जिससे किसी संपूर्ण सृष्टि की विषय वस्तुओं को हम देखने का प्रयास करते हैं। इन दोनों को समझने में एक छोटी सी कलाकारी बस करना है। इन दोनों शब्दों को तोड़ के समझ लीजिए। तत्व अमीमांसा मतलब विश्लेषण, यानी तत्व का विश्लेषण करने वाली मूलभूत चीज़ों को तत्व मीमांसा कहते हैं, और ज्ञान का विश्लेषण करने वाली अवधारणा को ज्ञान मीमांसा कहते हैं। फिलॉसफी में
शब्दों को जितना तोड़ के समझेंगे उसमें सारा सार दिखाई देगा, उसमें नया नहीं है। हम आम बोलचाल की भाषा की चीज़ों पे ही काम करते हैं। ईश्वर क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान के साधन कौन से हैं। जैसे हम ये ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, तो एक दर्शन का विद्यार्थी जब इस ब्लैक बोर्ड को देखेगा तो सोचेगा कि ये पदार्थ है, पदार्थ किन तत्वों से मिलकर बना है, इसका ज्ञान हमें किससे होता है। तो इस ब्लैक बोर्ड का हमें ज्ञान किस चीज़ से होता है, हमारी इंद्रियों से हो रहा है। हमारा हाथ इस मार्कर के माध्यम से लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको छूने के माध्यम से हमें इसका पता चल रहा है कि ये बोर्ड है जिस पे हम लिख रहे हैं। ये विषय वस्तुओं का, जैसे ज्ञान मीमांसा की बात, ज्ञान प्राप्त होने वाले साधन का विश्लेषण करने वाली अवधारणा को ज्ञान मीमांसा कहते हैं। तत्व का विश्लेषण करने वाली अवधारणा को तत्व मीमांसा कहते हैं। एक लाइन में कुछ नया नहीं है, बस समझने की खेल है। तोड़ो समझो, काम खत्म, भूल जाओ। इस पे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। जटिलता तब हो जाए तो रट लेता है। तो तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, ये छोटा सा अंतर, ये संपूर्ण न पाश्चात्य दर्शन में बल्कि भारतीय दर्शन में सब जगह पाया जाएगा। सारे फिलोसोफर, जितने भी दुनिया के फिलोसोफर हैं, यही दो आँख हैं जिसमें अपनी संपूर्ण विचारधारा को समाहित करके, इस चश्मे के दो आँख हैं। फिलॉसफी यदि मैं हूँ तो ये चश्मा जो है, चश्मा की दो आँख है, ये तत्व मीमांसा है, ये ज्ञान मीमांसा है। इस आँख से देखते हैं तो सृष्टि के जो मूल तत्व है, आत्मा परमात्मा, लौकिक पारलौकिक, इन चीज़ों का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये तत्व मीमांसा के अंतर्गत आता है। जबकि ये मार्कर है, इसका ज्ञान हमें किससे होता है, ये ज्ञान प्राप्त करने का साधन के रूप में हमारी इंद्रियों से जो टच हुआ, जिससे लिखने का कार्य कर रहा है, ये डॉट लाइन बना रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दर्शन सा, इन सारी चीज़ों का जिस प्रकार से ज्ञान होता है उसे कहते हैं ज्ञान मीमांसा। इसमें दो आयाम दिखाई देते हैं। एक देखिए, ज्ञान मीमांसा के दो आयाम कैसे हो जाते हैं, तो उसको समझने के लिए पहले छोटा सा एक मैं चार्ट बनाते चल रहा हूँ, आप वैसे बना लीजिएगा। दर्शन हो गया, दर्शन के दो आँख, तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। अब तत्व मीमांसा की दो आँखें, एक बाह्य इंद्रियाँ, एक आंतरिक इंद्रियाँ, इन दोनों के संयोजन करता हमारा मन है। बस बाह्य इंद्रियां क्या है, आँख नाक कान, ये जो बाहरी इंद्रियां हैं उसे पंच इंद्रियां हैं। क्या है, जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनको आंतरिक इंद्रियों के रूप में जाना जाता है। आइडिया बनता है, आइडिया विचार बनता है, विचार बनता है। जैसे विचार बना कि इस प्रकार की आकृति को हम बाल्टी कहते हैं, यह छोटी सी आकृति है तो इसको बाल्टी कहते हैं। तो बाल्टी क्यों कहते हैं, क्यों कि इस प्रकार की बाहर मैंने भौतिक बाहरी चीज़ को मैंने देखा कि इस प्रकार की आकृति मुझे बाहर दिखी है, और जब हम बाहर कि अंदर इसको लाते हैं तो मन इसका विश्लेषण करता है कि बाल्टी इसलिए है क्योंकि इसमें एक टंगना है, ऐसी टेढ़ी आकृति है, इसकी पेनी है। तो इन सब चीज़ों का विश्लेषण जब करता है तो ये इसको सर्टिफिकेट प्रदान कर देता है कि नहीं भाई, सही बाल्टी ऐसे ही होती है। तो हम कहते हैं कि हमारा ज्ञान सही है। अब मान लो कि हम अलग तरीके की बाल्टी बना दिए, इधर पतला बना दिए, इधर चौड़ा बना दिए, और कहते हैं कि बाल्टी है, तो कोई भी नहीं होगा।
क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत कहेगा कि ऐसी आकृति हमारे माइंड में है ही नहीं जो तुम दिखा रहे हो, यानी गलत है, तो यानी ये बाल्टी नहीं रह जाएगी। इसी चीज़ को समझना ही ज्ञान मीमांसा का कार्य है। ज्ञान मीमांसा का कार्य है जिसमें आत्मा परमात्मा की मूलभूत चीज़ों को समझना, तत्व मीमांसा ईश्वर क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति क्या है, इन विषय वस्तुओं को पढ़ना तत्व मीमांसा का कार्य होता है। जबकि ज्ञान प्राप्त करने के साधन को ही ज्ञान मीमांसा कहते हैं। अब बात मूल रूप से आती है कि हम फिलॉसफी पढ़ाएंगे कैसे। इन दोनों चीज़ों को जो समझ लिया उसको करीबन 80% फिलॉसफी में कभी दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि हर जगह किसी भी फिलॉसफर की मैं फिलॉसफी पढ़ाऊंगा तो इन विषय वस्तुओं की चर्चा किए बिना नहीं रहा जा सकता है। वहाँ इस बात का जिक्र करना उचित हो जाता है कि इसका तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा। तो मैं फिलॉसफी कैसे पढ़ाऊंगा? जैसे सुकरात युग को ग्रीक दर्शन भी कहा जाता है। ग्रीक दर्शन भी कहा जाता है। इसमें अस्पा, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु 3 दार्शनिक कहते हैं। अस्पा से याद रखिएगा, कोड है, ठीक है। अब ये आता है सुकरात का। सुकरात जैसे मान लीजिए कि सुकरात की फिलॉसफी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा जीवन परिचय बताऊंगा। जीवन परिचय इसलिए बताया जाता है कि इस महान व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट बढ़े। किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये ऐसी जीवन संजीवनी बूटी के रूप में काम करेगा जो संपूर्ण इनकी फिलॉसफी, जैसा जीवन होगा वैसा ही मनुष्य का आचरण होगा। जैसे मनुष्य जिएगा वैसे ही सोचेगा। जिस परिस्थिति में वो ज़िंदगी को गुजारेगा उसी परिवरिश, उसी अवधारणा के अनुरूप उसकी फिलॉसफी भी निकल के आएगी। तो कहीं ना कहीं यदि उनके जीवन के मूल भाव को यदि हम समझ गए तो उनकी 80% फिलॉसफी ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है। हम जीवन भर इनके सिद्धांतों में लड़ते रहें, कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे ही इनकी मूलभूत जीवन शैली को समझ लिए 80% तुरंत समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं ही मान लीजिए एक फिलोसोफर हूँ, सपोज दैट मान लीजिए मैं सुकरात हूँ, तो जैसा मेरा आचरण होगा वैसा ही मैं बोलूँगा भी, वैसे ही मेरी आइडियोलॉजी भी होगी। तो कहीं ना कहीं इनके जीवन परिचय को समझना जरूरी होता है। बुक्स का नाम यहाँ पे दूसरा टर्म्स होता है। इस सुकरात की बुक्स कौन सी हैं ये बताऊंगा। यानी यदि किसी भी फिलोसोफर को पढ़ना है तो 3-4 चीज़ें हैं। ये मेरा रोड मैप रहेगा। ये पूरी दर्शन शास्त्र का पढ़ाने का रोड मैप कैसे होगा। पहले दार्शनिक का जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा थोड़ी सी, क्योंकि इससे आपको उस फिलोसोफर की तरफ अट्रैक्ट होने, डूबने में, सोचने में सहायता मिलेगी। उसके बाद पुस्तक का विवरण दूंगा। उसके बाद महत्वपूर्ण सिद्धांत बताऊंगा कि बीपीएससी के लिए इस दार्शनिक का कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है। तत्व मीमांसा महत्वपूर्ण है कि ज्ञान मीमांसा महत्वपूर्ण है कि क्या महत्वपूर्ण है, ये पहले लिख दूंगा। उसके बाद जितने भी टॉपिक आएंगे उसका डिटेल विवरण प्रस्तुत करूंगा। एक ओवरऑल आपको फ्लो चार्ट इनके बारे में सोचने का मिल जाएगा। एक ऐसी तथ्य मिल जाएगा जहाँ पे आप कहीं भी इंटरव्यू हो, चाहे कहीं भी यदि सुकरात के बारे में आपसे कोई पूछता है क्या थी, तो मुख्य रूप से आप उनके हर पक्षों को जानते रहेंगे।
तो आप उस वहाँ पे बता ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़, और जब भी पढ़ाऊँगा, जैसे मान लीजिए सुकरात पढ़ाता हूँ, सुकरात की जो नीति है, सुकरात नीति है, तो सुकरात नीति का एक फ्लो चार्ट है। सद्गुण, ज्ञान ही सद्गुण है, इनका जो एक कथन है, ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण है। ये शायद इनकी 80% फिलॉसफी यहीं पे निहित है। इसको जो समझ लिया, पूरा सुकरात को समझ लिया, और जो सुकरात को समझ लिया उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, प्लेटो आ जाएंगे, और प्लेटो को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य से अरस्तु निकल जाएंगे। और यथार्थता ये है कि संपूर्ण वेस्टर्न फिलॉसफी में प्लेटो और अरस्तु के सिवा कोई नया दार्शनिक नहीं हुआ, कोई नई आइडियोलॉजी नहीं आई, कोई नई फिलॉसफी नहीं आई, कोई नई विचारधारा नहीं आई। सबने उसी पे आधारित होकर अपनी अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का कार्य किया। इसीलिए एक वाइट हेड, AN वाइट हेड एक फिलॉसफर है। कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी में इनको पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा भी आगे चल के। वो कहते हैं कि पाश्चात्य दर्शन कुछ नहीं है, केवल प्लेटो और अरस्तु का टिप्पणी पाद है, मतलब उनकी व्याख्या का मूल स्वरूप है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो समग्रता में देखा जाए तो ये रहा प्लेटो और अरस्तु के मूलभूत स्वरूप के साथ मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरा फिलॉसफी के साथ अटैचमेंट। यदि कोई बुक्स पढ़ना चाहता है तो वहाँ भी 4 किताबें पढ़ सकता है। इंडियन फिलॉसफी का जो पढ़ना चाहता है तो HP सिन्हा का पढ़ ले। जो एकदम पहली बार फिलॉसफी पढ़ रहा है वो HP सिन्हा का पढ़ ले। इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी का शोभा निगम का पढ़ ले, क्योंकि याकू मसीह हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो जाती है, 80% लोग सो जाएंगे। ये थोड़ी सी शॉर्ट में परिचय के साथ दी हैं, तो इनको पढ़ना ज़्यादा सुविधा होता है, आसानी से आदमी समझ सकता है, बर्डन नहीं लगेगा। डायरेक्ट इसको पकड़ाने का मतलब कि 80% लोग सो जाएंगे, इनको पढ़ने का मतलब कि जोश आता है कि नहीं, सिंपल वे में है। इसके साथ साथ कंटेम्पररी इंडियन फिलॉसफी या वेस्टर्न फिलॉसफी की एक ही बुक आती है, बीके लाल की आती है, यानी मूल फिलॉसफी यही है। ये 4 किताबें पढ़िए, 4 किताबें पढ़ के IAS PCS सब जगह पे बन सकते हैं, क्योंकि इसी में सारा दर्शन निहित है। और इन सब के सिवा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इन चारों किताबों का सार रूप समेट कर विथ सिनॉप्सिस के साथ मैं खुद एक किताब लिखा हूँ, दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन। इसमें इन चारों किताबों को जो नहीं पढ़ पाता है, ये चारों किताबों का सार इसमें मिल जाएगा। मैंने इसे बखूबी सजोया है, इसके साथ सिनॉप्सिस बना दिया है हर टॉपिक का। प्रत्ययवाद है तो प्रत्ययवाद कैसे पढ़े, प्रत्ययवाद की विशेषता क्या है, प्रत्यय के गुण क्या है, प्रत्यय की आलोचना किन्होंने किया, किस तरीके से किया, इसके सिनॉप्सिस मिल जाएगी। प्लस UPSC का, BPSC का, UP PCS का करीबन 10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक भी यहाँ पे मिल जाएगा, तो ज़्यादा लाभप्रद हो जाती है। ये किताबें हैं, पाठ्यक्रम हो गए, कैसे पढ़ाएंगे, तो ये सारी विवरण है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सुकरात की नीति पर, सुकरात के दर्शन शास्त्र पे काम करेंगे और उसको स्पष्ट करेंगे। थैंक